हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी? उम्मीद है बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में चैप्टर 4 हम पढ़ेंगे, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। ये चैप्टर एनसीईआरटी 6 क्लास का ज्योग्राफी का है। ये जो चैप्टर हमने इसको पढ़ा दिया था, आज इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू देखेंगे कि कैसे एमसीक्यू बन सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला एमसीक्यू है, पहला जो क्वेश्चन है वो है, जलमंडल में जल की कौन-कौन सी अवस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है? तो इसको समझने से पहले पूरा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि अ, कि कौन-कौन चीज़ें आती हैं हमारे पूरे जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल में। सबसे पहले एक बात समझिएगा, जब हम जलमंडल की बात करते हैं तो हाइड्रोस्फीयर की बात करते हैं। यानी यहाँ पर जलमंडल है इस तरीके से, जलमंडल। एक हमारा वायुमंडल है, ये वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर। एक है लिथोस्फीयर, स्थलमंडल। यहाँ पर स्थलमंडल है, स्थल मंडल, लिथोस्फीयर। ये एटमॉस्फेयर है, इसको हाइड्रोस्फीयर बोलेंगे। और यहाँ पर ये लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर बोलते हैं। अब यहाँ पर जब बात करते हैं हाइड्रोस्फीयर की, जलमंडल की बात करते हैं, तो इसमें जल के जितनी भी अवस्थाएं होती हैं वो सभी आती हैं। जैसे अगर बात करें इसमें हम कि ठोस, ठोस, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। देखिए, ठोस अवस्था की जब बात करते हैं तो बर्फ की बात करते हैं, आइस की बात करते हैं, और जब हम द्रव अवस्था की बात करते हैं जल की बात करते हैं। और गैस की अवस्था, जो गैसीय अवस्था है उसको क्या बोलते हैं? जलवाष्प बोलते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब हाइड्रोस्फीयर की बात करें, जलमंडल की बात करें, जलमंडल में जितनी भी अवस्थाएं हैं, तीनों अवस्थाएं, वो सभी अवस्थाएं इसमें आती हैं। सभी अवस्थाएं आती हैं। दूसरी बात करते हैं वायुमंडल की। जब वायुमंडल की बात करेंगे तो वायुमंडल में हम देखते हैं कि इसमें हमारा जो वायुमंडल है, उसके मुख्य रूप से इसका जो संगठन है, मुख्य रूप से इसमें गैसें हैं, गैस, गैसें इसमें हैं। जलवाष्प, मैंने आपको पहले ही बताया कि जो जलवाष्प है वो पाई जाती है, जो वायुमंडल में पाई जाती है, और इसको हाइड्रोस्फीयर में भी रख सकते हैं। और डस्ट पार्टिकल, धूल कण, इसमें पाए जाते हैं। तो एटमॉस्फेयर की जब बात करते हैं, उसमें कुछ गैसें होती हैं। गैसों में मुख्य रूप से हम जानते हैं कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होती है, फिर आर्गन होती है, और आर्गन के साथ में उसके बाद में होती है कार्बन डाइऑक्साइड। और ये दोनों मिलाकर 99% होती हैं। मतलब कि लगभग 78% ये है और 21% ये है। इन दोनों को मिला देंगे तो कितना हो जाएगा? लगभग लगभग 99% ये दोनों गैसें पाई जाती हैं। फिर आर्गन कितना है? आर्गन 0.93% है, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है उसको हम लोग ग्रीन हाउस गैस भी बोलते हैं, ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं, क्योंकि और ये गैस जो है ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार, मुख्य रूप से जिम्मेदार गैस है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार गैस है। इसके बाद जब लिथोस्फीयर की बात करते हैं, स्थलमंडल, स्थलमंडल की बात करते हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो स्थलमंडल है उसमें, स्थलमंडल में, इसमें महाद्वीप मुख्य रूप से पाया जाता है। महाद्वीप क्या है? स्थलीय भाग है, जो कि बड़े स्थलीय भाग हैं। और जलमंडल की बात करते हैं तो महासागर उसमें आते हैं। मतलब कि महासागर और महाद्वीप जो पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? तो स्थलमंडल में पाए जाते हैं। मतलब कि कॉन्टिनेंट और ओशन। ओशन कितने हैं? 5 हैं, ये हमने आपको बताया था। और महाद्वीप कितने हैं, कॉन्टिनेंट कितने हैं? ये हैं 7, ये भी हमने आपको बताया था। तो इस तरीके से हमने देखा कि जलमंडल है, स्थलमंडल है, वायुमंडल। और यहाँ पर एक बात समझने वाली ये है कि तीनों मंडल जहाँ पर मिलते हैं, इस जगह पर तीनों मंडल जहां पर मिल रहे हैं, इसको बोलते हैं बायोस्फीयर, यानी कि जैव मंडल इसको कहते हैं। इसको बोलते हैं बायोस्फीयर, या इसको बोलते हैं जैव मंडल कहते हैं। और इन चारों में देखेंगे तो सबसे बड़ा जो मंडल है वो बायोस्फीयर है, और यहाँ पर लाइफ होती है। ये कह सकते हैं कि इसमें लाइफ पॉसिबल होती है, लाइफ होती है यहाँ पर, जहाँ पर लाइफ पॉसिबल, क्योंकि जीवन के लिए जितने भी एस्पेक्ट चाहिए, जीवन के लिए जितनी भी चीजें चाहिए, जैसे जल चाहिए, वायुमंडल चाहिए, ये जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल, सब कुछ चाहिए, जहाँ पर मिलता है वहां पर इसको बोलते हैं बायोस्फीयर। और यहाँ पर लाइफ होती है, यानी जीवन संभव होता है।
जीवन संभव होता है। तो इस तरीके से पहला जो क्वेश्चन है, इसका है जल मंडल में जल की कौन-कौन सी अवस्थाएँ पाई जाती हैं? तो सभी पाई जाती हैं। ये हमने बताया जल जो है वो द्रवावस्था में मिलेगा, बर्फ जो है वो ठोस अवस्था में मिलेगा और जलवाष्प कैसा होगा? गैसीय अवस्था में पाया जाएगा। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? आंसर इसका डी होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैवमंडल के अंतर्गत कौन-कौन से परिमंडल शामिल हैं? तो हमने अभी आपको बताया था कि जैवमंडल कहाँ होता है? जहाँ पर स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल पाया जाता है उसको जैवमंडल यानी इसको ही बायोस्फीयर कहते हैं। बायोस्फीयर कहते हैं हमने आपको अभी बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विश्व का सबसे ऊँचा कौन-सा शिखर कौन-सा है? देखिए शिखर का मतलब यहाँ पर पीक की बात की जा रही है। पीक की बात की जा रही है। तो अगर हम पीक की बात करेंगे तो जैसे एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि ये बोल सकते हैं कि जो पर्वत होता है उसका उच्चतम भाग होता है। पर्वत या पहाड़ी का उच्चतम भाग, उच्चतम भाग इसको बोल सकते हैं। अब यहाँ पर एक बात और समझने वाली है कि दुनिया के जो बड़े-बड़े चोटियाँ हैं, दुनिया की जो बड़ी-बड़ी चोटियाँ हैं, वो हिमालय पर्वत में ही पाई जाती हैं। जैसे माउंट एवरेस्ट हो गया। तो क्वेश्चन के हिसाब से विश्व का सबसे ऊँचा शिखर कौन-सा है? देखिए, विश्व का सबसे ऊँचा शिखर की बात करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। जैसे यहाँ पर अगर हम मैप बनाते हैं, यहाँ पर इसका अगर डायग्राम ड्रा करते हैं, मान लीजिए ये हिमालय है यहाँ पर, ऐसे, ये हिमालय है। तो हिमालय में इस जगह पर और फिर यहाँ पर 2 चोटियाँ हो गई, एक इधर, यहाँ पर और फिर एक ये यहाँ पर। ये है मुख्य हिमालय है। अब यहीं पर हम समझ सकते हैं कि इसके ऊपर एक ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय में यहाँ पर काराकोरम है जैसे कि। ये है काराकोरम है और ये जो है, ये मेन हिमालय है, मुख्य हिमालय है। मुख्य हिमालय, ठीक है? तो काराकोरम में भी देखेंगे यहाँ पर एक चोटी है, इस जगह। अब जब इस चोटी की बात करेंगे तो ये K2 है, इसको गॉर्डियन आस्पिन बोलते हैं। यहाँ पर इसको बोलते हैं नंगा पर्वत बोलते हैं। इस जगह पर ये देखेंगे तो माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट पाई जाती है। यहाँ पर कंचनजंगा और यहाँ पर नामचा बारवा, नामचा बारवा। इसमें हम देखेंगे कि जो माउंट एवरेस्ट है, ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी, हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। और कहाँ पर है? अगर हम देखें तो कहाँ पर है? तो इंडिया में नहीं है, भारत में नहीं है, नेपाल और तिब्बत के बीच में है। नेपाल और तिब्बत के बीच में है। इसकी ऊंचाई हम सबको पता है कि 8848 इसकी हाइट है, मीटर। ठीक। अब अगर कंचनजंगा की बात करेंगे, कंचनजंगा जो है, ये भारत यानी सिक्किम और तिब्बत के और नेपाल के बीच में है, यानी इंडिया और नेपाल के बीच में है। अब खास बात समझिएगा यहाँ पर कि जो कंचनजंगा है, कंचनजंगा हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है? फिर अगर हम K2 की बात करें तो K2 में क्या है? K2 भारत की सबसे ऊंची चोटी है, भारत की सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली बात यह है, सबसे ऊंची चोटी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखने वाली है, जो K2 है वो काराकोरम माउंटेन रेंज में है, पर्वत श्रेणी में है। और यहाँ पर अगर देखेंगे जो कंचनजंगा है वो मुख्य हिमालय में है, काराकोरम में नहीं है। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? K2 हो जाएगा। लेकिन अगर पूछता है विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, पीक कौन सी, तो वो माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर ये क्वेश्चन पूछता है भारत स्थित हिमालय में मुख्य हिमालय में कौन सी ऐसी चोटी है जो सबसे ऊंची है, जो कि मुख्य हिमालय में और भारत में स्थित है, वो कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी कंचनजंगा। नंगा पर्वत की बात करेंगे। नंगा पर्वत हिमालय का जो सबसे पश्चिमी चोटी है वो है।
सबसे पश्चिमी चोटी, और हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी? नामचा पर्वत। ये भारत और तिब्बत के बीच में है, सबसे पूर्वी चोटी यहाँ पर ये है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कर रहा है विश्व के सबसे ऊंचा शिखर कौन सा? इसमें हमने बता दिया आपको कौन सा है, तो माउंट एवरेस्ट। बच्चा किलिमंजारो, किलिमंजारो कहाँ पर है? ये तंजानिया में है। जब आप अफ्रीका महाद्वीप पढ़ेंगे तो वहाँ पे बताएंगे आपको, तंजानिया में है। और तंजानिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, सॉरी अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे गहरा भाग किस महासागर में है? तो देखिए, इसको ट्रंच बोलते हैं या खाई भी बोलते हैं। तो सबसे गहरा विश्व का सबसे गहरा भाग किस महासागर में है? तो जो सबसे गहरा भाग होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं खाई बोलते हैं, या ट्रंच बोलते हैं। खाई बोलते हैं या उसको ट्रंच बोलते हैं। और हम सबको पता है कि जो मैरियाना गर्त है, इसको गर्त भी बोलते हैं, जो मैरियाना गर्त है, मैरियाना खाई है, वो यहीं पर है। मैरियाना जो खाई है वो कहाँ पर है, या इसको गर्त बोलेंगे, कहाँ पर है? ये प्रशांत महासागर में है। विश्व का सबसे जो गहरा स्थान है वो मैरियाना गर्त है, प्रशांत महासागर में है। और किसका देश के पास में है? तो फिलीपींस के पास में है। तो फिलीपींस के पास में स्थित है। तो इसी तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो ए है वो हो जाएगा। दूसरी बात देखते हैं, हिंद महासागर का सबसे गहरा स्थान कौन सा, सबसे गहरा भाग कौन सा है? तो सुंडा गर्त उसको बोलते हैं, सुंडा गर्त कहते हैं। और अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा भाग कौन सा है? प्यूटोरिको गर्त कहाँ पर है? तो ये अटलांटिक ओशन में, यहाँ पर खाई में। तो इसका आंसर ए होगा। अगले हम क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से पृथ्वी के महाद्वीपों का आकार के अनुसार सही क्रम बताइए। तो हमने आपसे बताया था, बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इसमें हम ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले एशिया आता है, एशिया, इसके बाद अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, यूरोप, और उसके बाद क्या आ जाएगा? ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा। तो ये 7 महाद्वीप हैं जो कि आकार में घटते हुए क्रम में लिखे हुए हैं। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा एशिया, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन है कि एशिया तथा यूरोप को अलग करने वाली स्थिर संरचना कौन सी है? तो इसको हम थोड़ा एक डायग्राम में समझते हैं कि कौन कौन से ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो कि एशिया को यूरोप से अलग करते हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ पर आती है कि इधर अगर एशिया मानते हैं और यहाँ पर यूरोप, अगर हम यूरोप मानते हैं, तो इसके बीच में सबसे पहली चीज आती है, यहाँ पर एक माउंटेन है, एक पर्वत है। इस पर्वत का नाम है यूराल पर्वत। इसका नाम क्या हो जाएगा? यूराल पर्वत। और यूराल पर्वत से एक नदी निकलती है यहाँ पर इस तरीके से, उसका नाम यूराल नदी है। ये नदी निकलती है इसमें, इसका नाम है यूराल नदी। और जहां पर यूराल पर्वत खत्म होता है, उसके वहीं पर देखेंगे इस जगह एक सागर मिलता है, एक झील मिलती है, इसको हम बोलते हैं कैस्पियन सागर। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर। फिर कैस्पियन सागर के वेस्ट में देखेंगे, यहाँ पर एक पर्वत देखने को मिलेगा। इस पर्वत का नाम है काकेशस पर्वत। इसका क्या नाम देखने को मिलेगा? काकेशस पर्वत। काकेशस पर्वत। और फिर यहीं पर आपको देखने को मिलेगा ब्लैक सी, काला सागर। इस तरीके से ये है ब्लैक सी, काला सागर, काला सागर। तो आपने देखा कि यहां पर 4 चीजें 5 चीजें देखने को मिली। यूराल
पर्वत, यूराल नदी, कैस्पियन सागर, काकेशस पर्वत और ब्लैक सी, ये ऐसे संरचनाएं हैं जो कि एशिया को यूरोप से अलग करती हैं। तो इसका मतलब पहला और दूसरा सही है। और तीसरा जूरा पर्वत जो है वो एशिया को यूरोप से अलग नहीं करता है, ध्यान रखिएगा। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, ए और एक और दो होगा, ये नहीं होगा। जूरा कहाँ पर है, तो जूरा पर्वत फ्रांस और स्विट्जरलैंड में है। फ्रांस और स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो इस हिसाब से इसका जो ऑप्शन होगा वो बी ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, वह कौन सा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा गुजरती, तीनों गुजरती हैं। तो इसका आंसर, सीधा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप। इसके बारे में दो चार बातें और जान लिया जाए। देखिए, पहली बात यह है कि जो अफ्रीका महाद्वीप है, ये तीनों तीनों महाद्वीप में स्थित महाद्वीप है। चारों गोलार्धों में स्थित महाद्वीप है। चारों गोलार्धों में स्थित महाद्वीप है, पहली चीज। दूसरी बात यह है यहाँ पर समझने वाली कि सबसे अधिक देश इसी में है। सबसे अधिक देश यहाँ पर है 54। और फोर्थ, जो तीसरा जो पॉइंट होगा कि तीन रेखाएं तो हैं, चौथी रेखा मतलब क्या है, यहाँ से GMT यानी कि 0 डिग्री देशांतर भी गुजरती है। यूरोप की बात करेंगे। देखिए, यूरोप महाद्वीप जो है उसको प्रायद्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। क्यों ऐसा बोलते हैं, उसको समझ लेते हैं। देखिए, अगर यूरोप का मैप देखेंगे तो कैसा बनेगा, कुछ इस तरीके से मैप बनेगा। यहाँ पर यूरोप का ऐसे मैप बनेगा, ठीक। तो इधर ऊपर देखेंगे आर्कटिक, इधर अटलांटिक, इधर भूमध्य सागर, और इधर एशिया है। मतलब पूरब में एशिया है, दक्षिण में भूमध्य सागर, यहाँ पर भूमध्य सागर। यहाँ पर देखेंगे तो अटलांटिक, अटलांटिक ओशन ऊपर क्या हो जाएगा, आर्कटिक हो जाएगा ऊपर, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर्कटिक हो जाएगा। तो तीन तरफ से ये जलीय संरचना से, जलीय भाग, जल से घिरा हुआ है, और एक तरफ से स्थल से। तो ऐसा स्ट्रक्चर जो एक तरफ से जलीय, एक तरफ से स्थलीय और तीन तरफ जलीय भाग से घिरा होता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको प्रायद्वीप बोलते हैं। इसलिए यूरोप महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। दक्षिण अमेरिका की बात करेंगे, दक्षिण अमेरिका को पक्षियों का महाद्वीप कहते हैं, पक्षियों का महाद्वीप कहते हैं। और एशिया तो हमको पता ही है कि एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, जनसंख्या के भी अनुसार और क्षेत्रफल के भी अनुसार। तो इसका जो आंसर होगा वो ए आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की जब बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पर देखेंगे, क्वेश्चन है कि स्वेज नहर एशिया को अफ्रीका से अलग करती है। तो देखिए, स्वेज नहर की जब बात करते हैं, तो अगर हम मैप बनाए यहाँ पर, तो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। यहाँ पर इजिप्ट है, यानी मिस्र है, और इसी का एक भाग सिनाई प्रायद्वीप, जो मान लीजिए सिनाई प्रायद्वीप यहाँ पर है, ये सिनाई प्रायद्वीप, ये जो सिनाई प्रायद्वीप है, जो सिनाई प्रायद्वीप है, इसी में यहाँ पर स्वेज नहर बनी है। यहाँ पर स्वेज नहर बनी है, और इधर फिर एशिया स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर एशिया स्टार्ट होता है, यहाँ से ऐसे एशिया स्टार्ट होता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है कि जो स्वेज नहर है वो एशिया को अफ्रीका से अलग करती है, स्टेटमेंट सही है। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात और समझ लीजिएगा, जो स्वेज नहर है वो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है, टू कनेक्ट रेड सी एंड मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। फिर कहता है पनामा उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को मिलाते हैं। देखिए, पनामा अगर देखेंगे आप यहाँ पर, तो इसमें देखिए पनामा नहर देखने को मिलेगी आपको, मैंने पढ़ाया था इसमें, यहाँ पर ये रहा पनामा जल संधि। यहाँ पर तो पनामा किसके बीच में है, तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच में है। अच्छा, पनामा नहर आपसे पूछता है कि किसको जोड़ती है यहाँ पर, तो देख किस महासागर को जोड़ती है, तो अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती भी है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो पनामा नहर जो है वो किस महासागर को जोड़ती है,
तो ये जोड़ती है अटलांटिक महासागर प्लस पैसिफिक यानी प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर को जोड़ती है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, कौन सा कथन सही बात कर रहा है, जिसमें दोनों कथन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अमेरिका की बात करता है, दक्षिण अमेरिका के बारे में दिए गए कथन विचार कीजिए। देखिए दक्षिण अमेरिका में कहता है इस महाद्वीप के पूर्व में प्रशांत महासागर तथा पश्चिम अटलांटिक महासागर। देखिए अगर दक्षिण अमेरिका का हम मैप ड्रॉ करें यहाँ पर इस तरीके से, इस तरीके से मैप बनेगा जाकर के। ठीक है, अब इसके ऊपर उत्तरी अमेरिका है, यहाँ पर उत्तरी अमेरिका है। इसके पूर्व में अगर देखेंगे, इधर पूर्व में देखेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, अटलांटिक महासागर मिलेगा। अटलांटिक महासागर मिलेगा। इसके पश्चिम में क्या मिलेगा, प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर मिलेगा। इसी में क्या है, अगर देखेंगे तो इसमें एक इसके पश्चिमी तट पर यानी यहाँ पर एक पर्वत है जिसको एंडीज पर्वत बोलते हैं। आपने इसके बारे में जरूर पढ़ा होगा, एंडीज पर्वत के बारे में। इसको बोलते हैं एंडीज पर्वत, एंडीज पर्वत। इसके बारे में दो फैक्ट समझ लीजिएगा, एक कि न्यू फोल्डेड माउंटेन है, नवीन वलित पर्वत है, नवीन वलित पर्वत है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि विश्व का सबसे लंबा पर्वत है, विश्व का सबसे लंबा पर्वत, सबसे लंबा पर्वत है। और तीसरा जो पॉइंट यह होगा कि इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो उसका नाम है एकांका या आकांका गुआ, एकांका या आकांका गुआ, ये इसकी सबसे ऊंची चोटी है यहाँ। ठीक, तो दुनिया का जो सबसे लंबा पर्वत है वो यहीं पर है। यहीं पर क्या होता है, इसी साइड से यहाँ पर एक नदी निकलती है इसमें इस तरीके से, आपने इसका नाम जरूर सुना होगा, जो कि नाम है अमेजोन नदी। इसके बारे में सब लोग पढ़े होंगे, जानते होंगे। ये है अमेजन नदी। खास बात क्या है इसकी, जो अमेजन नदी है ये विश्व की सबसे बड़ी नदी है, लार्जेस्ट विश्व की, यानी कि बोल सकते हैं इसका बेसिन सबसे बड़ा है, विश्व की सबसे बड़ी नदी है, इसका बेसिन विश्व में सबसे बड़ा है। ठीक है, आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि इस महाद्वीप के पूर्व में प्रशांत महासागर है। पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि पूर्व में क्या है, प्रशांत नहीं है, अटलांटिक महासागर, पहला गलत है। दूसरा, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज के उत्तर दक्षिण में है। हाँ, तो बिल्कुल सही है, उत्तर से दक्षिण में है, यहाँ पर हमने बताया भी आपको, ये सही है। इस महाद्वीप में विश्व की सबसे बड़ी नदी बेसिन नदी अमेजोन बहती है, ये भी मैंने बताया आपको। और ये किधर जा रही है, तो अटलांटिक महासागर में अपना मुहाना बनाती है, प्रशांत में नहीं बनाती है। ठीक है, तो इसलिए इसका कौन सा सही है, तो इसके 2 और 3 इसका ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप कहते हैं, पहला स्टेटमेंट गलत है। और दूसरा कहता है यूरोप महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं, ये भी गलत है। हमने अभी आपको बताया था कि यूरोप महाद्वीप को क्यों प्रायद्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। यूरोप को द्वीपीय नहीं बोलते हैं, यूरोप को क्या बोलते हैं, प्रायद्वीपीय बोलते हैं। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया का मैप देखेंगे आप इस तरीके से, यहाँ पर अगर ऑस्ट्रेलिया का मैप देखेंगे तो आप देखेंगे इसके उत्तर में और पूर्व में, यानी यहाँ पर पैसिफिक ओशियन है और यहाँ पर भी पैसिफिक ओशियन है, पश्चिम में और दक्षिण में, यानी कि इंडियन ओशियन यहाँ पर है और यहाँ पर इंडियन ओशियन है। एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसके चारों ओर पानी होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको द्वीप बोलते हैं। जिसके चारों ओर एक ऐसा ऐसी स्थल भूमि जिसके चारों ओर पानी होगा उसको द्वीप बोलेंगे। तो ऑस्ट्रेलिया के चारों तरफ देखेंगे आप पानी ही पानी मिलेगा, मतलब कि दो तरफ प्रशांत महासागर, दो तरफ हिंद महासागर है, इसलिए इसको हम प्रायद्वीप महाद्वीप नहीं बोलते, क्या बोलेंगे, इसको द्वीपीय महाद्वीप बोलेंगे। तो कहता है कौन सा कथन सही है, तो इसमें से कोई भी कथन सही नहीं है, ना तो 1 और ना तो 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंटार्कटिका महाद्वीप के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर कौन सा सत्य है, सही बात कर रहा है, कौन सा पूछा। देखिए दक्षिण ध्रुव इसी महाद्वीप के पूर्वी किनारे पर स्थित है, पहला। दूसरा है यहाँ किसी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है, तो इसका जो पहला स्टेटमेंट है वो गलत है। और दूसरे स्टेटमेंट की बात करें, इसको यहाँ पर स्थायी निवास नहीं है, तो ये सही है। अब देखिए यहाँ पर स्थायी निवास नहीं है, लेकिन इस पर जो वैज्ञानिक लोग हैं वो लोग क्या करते हैं, वहाँ पर रिसर्च के लिए जाते रहते हैं, इसलिए इसको इस जो महाद्वीप है, इस महाद्वीप को क्या बोलते हैं, विज्ञान को समर्पित महाद्वीप। यानी कि जो हम अंटार्कटिका महाद्वीप की बात करेंगे तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, विज्ञान को समर्पित महाद्वीप।
क्या होगा, विज्ञान को समर्पित महाद्वीप, ये बोल सकते हैं। दूसरी बात क्या बोलते हैं, जनविहीन महाद्वीप, क्योंकि यहाँ पर लोग रहते नहीं हैं, जनविहीन महाद्वीप। तीसरी बात क्या बोल सकते हैं, क्योंकि ये दक्षिण गोलार्ध में बिल्कुल दक्षिण ध्रुव के पास में है, वहीं पर है, तो यहाँ पर बर्फ जमा रहता है। बर्फ जमने का कारण क्या है, क्योंकि सूर्य की किरणें प्रॉपर यहाँ पर पहुंच नहीं पाती हैं, मतलब कि सीधी रेखा नहीं पहुंच पाती, इससे गर्मी नहीं रहती है और यहाँ पर बर्फ जमा रहता है, तो इसको हम श्वेत मरुस्थल, श्वेत महाद्वीप भी बोलते हैं, श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा क्या हो जाएगा, केवल 2। क्वेश्चन नंबर हम 12 की बात करते हैं, आकार के आधार पर महासागरों का क्रम लगाना है। तो हमने आपको वहां पर बताया था कि क्रम याद रखने का पैसा, PAISA, इसमें मैंने बताया था जो P है वो प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, A से अटलांटिक महासागर, I से हिंद महासागर, और S से साउथ यानी कि दक्षिण महासागर, और A से क्या हो जाएगा, आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। ये जो हमने बनाया एक क्रम के आधार पर घटता हुआ क्रम है, क्षेत्रफल में, आकार में बोल सकते हैं, क्षेत्र में बोल सकते हैं, ये घटता हुआ क्रम है। पहला मतलब किसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, इसमें देखेंगे पहला जो ऑप्शन है वो पैसिफिक कहाँ पर है, तो 1 नंबर, यानी कि इसमें सब में है, एक नंबर पे आएगा। फिर इसमें अटलांटिक कहाँ पर है, 2 नंबर में, यहाँ 3। फिर हिंद किस पे आता है, 2 नंबर पे। फिर दक्षिण वाला किस पे आता है, 4 नंबर पे, फिर 5 नंबर पे, मतलब कि 1 3 2 4, 1 3 2 4 5, ये इसका सही आंसर है, 12 का डी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस महासागर से संबंधित है, मतलब 3 स्टेटमेंट दिए, ये बताना है कि कौन सा महासागर से संबंधित है। देखिए पहला, यह महासागर पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है, अर्थात इसका क्षेत्रफल सभी महाद्वीपों के कुल क्षेत्रफल से भी बड़ा है। अब इसका मतलब ये हुआ कि सब 1/3 भाग पर फैला है, वो सबसे बड़ा कौन है, ये सबसे बड़ा हुआ, सबसे बड़ा कौन सा है, प्रशांत। पहला स्टेटमेंट प्रशांत से जुड़ा हुआ है। यह अन्य महासागरों की अपेक्षा गहरा भी है, तो ये भी सही है, प्रशांत महासागर के बारे में ये भी सही है। फिर कहता है यह महासागर के, इस महासागर के एक और, यहाँ पर और होगा, एक और एशिया और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, तथा दूसरी ओर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप स्थित है। तो आप अगर मैप में देखें, यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको, इसमें ये रहा, इसमें अगर आप देखेंगे तो प्रशांत महासागर यहाँ पर है, यहाँ पर प्रशांत महासागर है, और यहाँ पर प्रशांत महासागर। अब इसकी सीमा, इसकी जो सीमा कैसे लगती है, तो उत्तरी अमेरिका से लगती है, दक्षिण अमेरिका से लगती है, एशिया से लगती है, और किससे लगती है, ऑस्ट्रेलिया से लगती है। तो इसका स्टेटमेंट, जो ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट किसके लिए होगा, तो प्रशांत महासागर के लिए स्टेटमेंट सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, नीचे दिए गए कथन और कारण पर विचार कीजिए। अटलांटिक महासागर की तटरेखा पोताश्रयों एवं पतनों के निर्माण के लिए आदर्श स्थिति रखती है, मतलब पोर्ट्स बनाने के लिए आदर्श स्थिति रखती है, सही है स्टेटमेंट, इसका असर्शन सही है। रीजन क्या है, अटलांटिक महासागर की रेखा सीधी और चौड़ी है, ये भी इसका सही है, और इसका ये व्याख्या कर रहा है, व्याख्या कर रहा है। ठीक है, तो ये सॉरी गलती हो गई इसमें, पहला तो सही है। फिर अटलांटिक महासागर की तट रेखा सीधी और चौड़ी है, देखिए नहीं, सीधी तो नहीं है, वहां पर बहुत सारे जो इस तरीके से कटाव जैसा है, तो इसका मतलब है इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 सही और 8 गलत। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, पृथ्वी के तापमान में वृद्धि को भूमंडलीय तापन कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है, पृथ्वी के जो पृथ्वी गर्म हो रही है इसको ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं, आपने पढ़ा होगा इसको, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ग्लोबल। फिर क्या है, यह कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि से हो रहा है। देखिए देखिए ग्रीन हाउस गैसेज जो होती हैं, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है, जलवाष्प भी है, और अन्य गैसेस भी हैं। तो ग्रीन हाउस गैसें वो गैसें हैं जो तापमान में वृद्धि करती हैं, तापमान में क्या करती हैं, वृद्धि करती हैं। तो तापमान जब बढ़ता है तो पार्थिव विकिरण, जो पृथ्वी से निकलने वाली जो किरणें हैं, पार्थिव विकिरण, उसको हम पढ़ेंगे आगे, वो
ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है उनको क्या करती है, अवशोषित कर लेती है। जो अवशोषित कर लेते हैं तापमान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो पृथ्वी के तापमान में वृद्धि को भूमंडलीय तापन कहते हैं, बिल्कुल सही। और क्यों होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड में लगातार वृद्धि होती है। तो जब लगातार वृद्धि होगी तो फिर ये जो पृथ्वी ग्रहण होगा वो वापस नहीं जा पाता है और गर्मी बढ़ जाती है। इसलिए इसका स्टेटमेंट भी सही है, ए भी सही, आर भी सही और व्याख्या भी कर रहा है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर मैच करने के लिए है और यहाँ पर बात की जा रही है कि किस महासागर की जो स्ट्रक्चर है वो मैच करता है। देखिए प्रशांत महासागर कैसा है, अटलांटिक महासागर तो हमें पता है, अटलांटिक महासागर जो है वो लगभग एस शेप में, मतलब इस तरीके से कुछ देखने को मिलेगा। हिंद महासागर कैसा है, तो ये लगभग त्रिभुजाकार तरीके से है, यानी कि सी का जो बी का जो 2 होगा और सी का 1 होगा, ये सही होगा। बाकी बचे दो। तो प्रशांत महासागर कैसा है, लगभग वृत्ताकार है और आर्कटिक कैसा है, उत्तर ध्रुव के चारों ओर। तो इसमें कुछ खास समझाने वाला नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। वायुमंडल में मध्य मंडल किन दो मंडलों के बीच में पाया जाता है। देखिए अगर वायुमंडल की बात करें तो एक बात हमको समझ में अच्छे से आ जाएगी। यहाँ पर ये सरफेस है, हमारा पृथ्वी है, यानी कि ये सतह है। सतह के बिल्कुल पास में है यहाँ पर क्षोभ मंडल है, ट्रोपोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर के जस्ट ऊपर ट्रोपोपॉज, फिर स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल, समताप मंडल, समताप मंडल के बाद मध्य मंडल, मध्य मंडल, मध्य मंडल के बाद आयन मंडल, आयन मंडल, और आयन मंडल की जब बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, बहिर्मंडल, बहिर्मंडल। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहता है, मध्य मंडल वायुमंडल में मध्य मंडल किन दो के बीच में, तो मध्य मंडल यहाँ पर किसके बीच में है, आयन मंडल और समताप मंडल, यानी कि ऑप्शन इसका बी करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन गैस सभी प्रकार के जीवधारियों की वृद्धि में सहायक होती है, बिल्कुल सही है, ये सहायक होती है। फिर बात करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पेड़ पौधों की वृद्धि में सहायक है। देखिए कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो पेड़ पौधों के लिए आवश्यक है, क्योंकि इससे क्या होता है, वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। तो इसका मतलब है ये स्टेटमेंट भी सही है और ये दोनों। अच्छा, जो पेड़ पौधे होते हैं वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट के फॉर्म में लेते हैं, नाइट्रेट के फॉर्म में लेते हैं। क्वेश्चन 19 है, इसमें देखना है कि कितने युग्म से मिले। देखिए ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ पर है, तो यूरोप में नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में है। ये जब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पढ़ेंगे तो डिटेल में समझेंगे कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में स्थित है। इसके बाद अगर आल्पस पर्वत की बात करें तो ये कहाँ पर है, ये यूरोप में है। एंडीज पर्वत कहाँ है, दक्षिण अमेरिका में, इसको हमने आपको बताया, सही है। रॉकी पर्वत कहाँ है, उत्तरी अमेरिका में है, ये उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग में है। तो इसका मतलब है केवल 2 युग्म सही है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करता है कि कौन सा सही है, तो एबिसिनिया अरब में नहीं है, ये कहाँ पर है, अफ्रीका में है। एटलस पर्वत उत्तर पश्चिम अफ्रीका में है, ये बिल्कुल सही, इसका जो मैच है, मैचिंग वो सही है। गुयाना कहाँ है, ये अफ्रीका में नहीं है, ये कहाँ पर है, दक्षिण अमेरिका में है, दक्षिण अमेरिका में है। तो इस तरीके से हमने देखा कि एक क्वेश्चन और है कि पृथ्वी ग्रह उपयोग के लिए उपलब्ध लवण जल कुल प्राप्त जल की मात्रा के लगभग 1% से भी कम है। ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है, 1% से भी कम है। पृथ्वी ग्रह पर पाए जाने वाले कुल जल यानी मीठा जल का 95% ध्रुवीय क्षेत्र एवं नदों में आबद्ध है, ये स्टेटमेंट गलत है। तो आपने इसमें जो पढ़ा था कि देखा होगा, यहाँ पर देख सकते हैं आप इसमें कि ये जो बना हुआ यहाँ पर है, इसमें दिखाई देता है कि खारा जल है। यहाँ पर देखेंगे तो पीने योग्य जल कितना है, 0.03% है, और हिम चादरों और भूगर्भ में सच्ची जल कितना है, तो 2.77% यहाँ पर है। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं इसमें पहला स्टेटमेंट सही है और दूसरा गलत है। तो इसमें इस वीडियो में केवल 21 ही इसमें क्वेश्चन थे। अगला वीडियो जो होगा वो वीडियो होगा आपका जो अगला चैप्टर है उससे रिलेटेड एमसीक्यूज का होगा। तो कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।